Hello everyone. In this video we'll start our new topic coupled oscillator. हिंदी में इसे युग्मित दोलक भी कहते हैं. We all know about oscillator. ऑसिलेटर क्या होता है? जो ऑसिलेटरी मोशन करता है, यानी अपनी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो बार बार क्या करता है? मोशन करता है. ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटर. एंड व्हाट इज़ कपल्ड ऑसिलेटर? कपल्ड ऑसिलेटर का मतलब है दो या दो से ज़्यादा, पर मेनली दो ऑसिलेटर्स जो एक दूसरे के साथ स्पेशल कंडीशंस में क्या होते हैं? कपल्ड होते हैं. उन्हें हम क्या कहते हैं? कपल्ड ऑसिलेटर. First we will see the examples and then we'll give a definition for coupled oscillators. Okay, so we can understand the coupled oscillators by some examples. जैसे कि ये पेंडुलम जो होता है, दिस इज पेंडुलम. पेंडुलम हमारा एक सिंपल ऑसिलेटर होता है. अगर हम दो पेंडुलम्स को इस तरह से आपस में जोड़ दें, ठीक है, कि अगर मैं एक पेंडुलम पर भी फोर्स लगाऊं या उस पर डिस्प्लेस करूं तो दूसरा पेंडुलम भी ऑटोमेटिकली क्या करने लगे? मोशन करने लगे. तो इस तरह के जो ऑसिलेटर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कपल्ड ऑसिलेटर. कपल्ड ऑसिलेटर में दोनों ऑसिलेटर्स का मोशन इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र नहीं हो सकता है. इन दोनों का जो मोशन होता है वो एक दूसरे पर डिपेंड करता है. दीज टाइप ऑफ ऑसिलेटर्स आर कॉल्ड कपल ऑसिलेटर. ये हुआ इसका पहला एग्जाम्पल. टू पेंडुलम्स कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग. टू पेंडुलम्स. इसका सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, टू मासेस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग. तो अगर किन्हीं दो रिजिड सरफेसेस के बीच में टू मासेस को इस तरह से कनेक्ट किया जाए, वी हैव थ्री स्प्रिंग्स, और उन थ्री स्प्रिंग्स के बीच में हमने टू मासेस को क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है. तो दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड कपल ऑसिलेटर. ओके, कपल्ड ऑसिलेटर. अगर मैं एक मास को डिस्प्लेस करती हूँ तो ऑटोमेटिकली इन सारी स्प्रिंग की पोजीशंस में चेंज होगा और मास m2 भी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा. इसी तरह से अगर मैं मास m2 पर फोर्स लगाती हूँ तो ऑटोमेटिकली उस फोर्स का जो प्रभाव है या जो उसका इफ़ेक्ट है वो मास m1 पर भी दिखाई देगा. यानी ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर के मोशन नहीं कर सकती है. इन्हें हम बोलते हैं कपल्ड ऑसिलेटर. इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है टॉर्शन पेंडुलम. इसमें क्या होता है? अगर एक पार्ट को मैं रोटेट करना स्टार्ट करूँगी, इसमें टॉर्शनल रिजिडिटी को बनाऊँगी, तो क्या होगा? दूसरा वाला पार्ट भी अपने आप उससे क्या होने लगेगा? अफेक्टेड होने लगेगा. ये होता है हमारा टॉर्शनल पेंडुलम. इस टाइप का भी क्या होता है? कपल्ड ऑसिलेशन का एग्जाम्पल होता है. नेक्स्ट होता है हमारा 2LC सर्किट्स. 2LC कपल्ड सर्किट्स. इसके अंदर क्या हो सकता है कि हम दो LC सर्किट को, जिसमें एक हो हमारी इंडक्टर और एक हो हमारा कैपेसिटर, ऐसी दो LC सर्किट्स को हम आपस में क्या कर ले? कपल्ड कर ले. तो इनमें जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगे वो भी क्या कहलाएंगे? कपल्ड ऑसिलेटर. आप जानते ही हैं कि जब हमारा एक LC सर्किट होता है तो जब ये कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तो इसमें से करंट फ्लो होने लगेगी, ये डिस्चार्ज होना शुरू करेगा और हमारी ये जो इंडक्टर कॉइल है इसके अंदर क्या होने लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और इसकी मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी. फिर जब ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, फिर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगी. ठीक है, फिर इसकी मैग्नेटिक एनर्जी कम होने लगेगी और धीरे धीरे इसकी एनर्जी क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी. तो ये तो होते हैं हमारे LC ऑसिलेशन. और जब हम इस तरह से दो LC ऑसिलेटर्स को कपल कर लें आपस में तो ये कहलाते हैं कपल्ड ऑसिलेटर. ये क्या है? कपल्ड सर्किट है. ठीक है, अब हम ये देख सकते हैं कि इन जनरल
कोई भी ऑसिलेटर इंडिपेंडेंट या सिंगल ऑसिलेटर नहीं होता है। जैसे हम किसी एक मैटर की बात करें, है ना, किसी मीडियम की बात करें जिसमें से हो करके वाइब्रेशन को या वेव्स को क्या होना है, पास होना है, ट्रांसमिट होना है, तो वहाँ पर जो एक पार्टिकल होगा वो अपने ऊपर आने वाली वाइब्रेशन को आगे ट्रांसमिट कर देगा। पहले ये खुद ऑसिलेशन करने लगेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, अगले पार्टिकल को ट्रांसमिट कर देगा, फिर ये पार्टिकल भी ऑसिलेट करने लगेगा और अपनी एनर्जी को दूसरे पार्टिकल पर क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, आपने ये मैकेनिज़्म पढ़ी होगी। दो टाइप की वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे। तो जिस भी तरीके से कोई भी वेव ट्रांसमिट हो रही हो तो वो मीडियम के पार्टिकल्स को क्या करती है, ऑसिलेट करती है, और ये दोलन करते करते अपनी एनर्जीज़ को आगे पास करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे सिंगल पार्टिकल को देखें तो ये कभी भी एक सिंगल पेंडुलम नहीं होगा, ये हमेशा ही नेचर में कैसा होता है, कपल्ड सिस्टम होता है। क्योंकि अगर हम एक पार्टिकल को भी डिस्टर्ब करेंगे तो वो डिस्टर्बेंस होता 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 सारे पार्टिकल्स को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। इसलिए इन जनरल कोई भी पेंडुलम जो होता है या कोई भी ऑसिलेटर जो होता है वो सिंगल ऑसिलेटर ना होकर के ऑलवेज कपल्ड ऑसिलेटर होता है। तो ये था कपल्ड ऑसिलेटर का कॉन्सेप्ट। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे तो कपल्ड ऑसिलेटर की डेफिनेशन क्या हो जाती है, इफ़ टू ऑसिलेटर्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे, इस तरह से उन्हें कनेक्ट किया जाए दैट द मोशन ऑफ बोथ द ऑसिलेटर्स डिपेंड्स अपॉन ईच अदर, कि उनमें से दोनों की गति या दोनों का जो मोशन है वो एक दूसरे पर डिपेंड करता हो। अगर एक के मोशन को चेंज किया जाए तो दूसरा भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, या फिर अगर दूसरे पर फोर्स लगाए तो पहले का मोशन भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड कपल्ड ऑसिलेटर या फिर युग्मित दोलक। ओके, अब हम इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। इसमें हम मोशन ऑफ अ कपल्ड ऑसिलेटर या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। लेट अस कंसीडर टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स, दो एक जैसे पार्टिकल जिनके मासेस क्या है, m है, उनको हमने ले लिया और कपल्ड ऑसिलेटर बना लिया। इनके बीच में जो स्प्रिंग अटैच की गई है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं k, और इस रस्सी की लंबाई है या जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसे हम l मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, किसी एक मास को उठा करके डिस्प्लेस करते हैं, या फिर इन पेंडुलम्स को हम क्या करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करवाना स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि जैसे ही मैं इस ऑसिलेटर को, इस कपल्ड ऑसिलेटर को अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करती हूँ तो मान लेते हैं पार्टिकल P1 जो है उसका डिस्प्लेसमेंट x1 हो जाता है और पार्टिकल P2 का डिस्प्लेसमेंट x2 हो जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या है, आइडेंटिकल पेंडुलम भी बनाती है। यानी यहाँ पर दो चीज़ें हो रही है, यहाँ पर स्प्रिंग वाला मोशन भी काम करेगा और पेंडुलम वाला मोशन भी काम करेगा। तो इस पर लगने वाले फोर्सेस जो होंगे वो पेंडुलम मोशन की वजह से और स्प्रिंग मोशन की वजह से, दोनों की वजह से लगने वाले फोर्सेस होंगे। तो हम सबसे पहले फोर्सेस ऑन अ पेंडुलम, है ना, एक पेंडुलम जो कि कपल्ड नहीं है उसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी एक सिंपल पेंडुलम है जिसको x डिस्टेंस तक क्या किया गया है, डिस्प्लेस किया गया है ना, इस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं। तो सिर्फ इस पर क्या क्या फोर्स लगेंगे उसको हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों ही चीज़ों के मिले जुले इफ़ेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो हम ये देखते हैं कि इसको हमने थीटा एंगल से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब जो बॉब ऑफ द पेंडुलम है उसका जो मास होगा वो mg होगा। ओके, उसका जो वेट होगा वो mg होगा और वो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट्स ब्रेक हो जाएंगे, एक इस तरह से और एक इस तरह से। ये एंगल हमें पता है थीटा है, तो दिस कंपोनेंट विल बी mg cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी mg sin थीटा। ये जो कंपोनेंट है ये उसे अपनी मीन पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा है। सपोज दिस इज़ द बॉब ऑफ द पेंडुलम, तो ये वाला जो फोर्स है उसे अपनी मीन पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा है। तो दिस विल एक्ट
एज द रीस्टोरिंग फोर्स इन दिस कंडीशन। इस कंडीशन में ये जो फोर्स होगा ये उसके रीस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करने लगेगा। और यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में एक फोर्स टेंशन लगता है, तो हम ये देख सकते हैं कि इस केस में ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। TmG cos थीटा के बराबर हो जाएगा और रिजल्टेंट फोर्स इन x डायरेक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो इस डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो ये दोनों ही आपस में बैलेंस हो गए, इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। और ये जो बचा हुआ फोर्स है इस डायरेक्शन में, दिस विल वर्क एज द रीस्टोरिंग फोर्स। किसकी तरह काम करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा। और रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू mg। और क्या है ये, इस कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, mg sin थीटा। तो यहाँ से हमें फोर्स की वैल्यू मिलेगी mg sin थीटा। लेकिन ये रीस्टोरिंग फोर्स उसके डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा काम करता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू हो जाएगी -mg sin थीटा। ओके, अब हम जानते हैं कि अगर ये थीटा बहुत छोटा हो, इफ़ थीटा इज़ स्मॉल, तब हमारा जो साइन थीटा होता है वो नियरली इक्वल टू थीटा हो जाता है। तो इस साइन थीटा की जगह पर मैं थीटा रखूँगी, तो रीस्टोरिंग फोर्स इज़ इक्वल टू -mg थीटा। अब मैथ्स में आपने पढ़ा होगा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क। ये इसका आर्क है और ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, x के बराबर है। तो यहाँ से हमें मिलेगा mg x अपॉन इसकी रेडियस किसके बराबर है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसका जो पाथ होगा इसकी रेडियस किसके बराबर होगी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर होगी, यानी कि L के बराबर। तो mg x अपॉन L। तो पेंडुलम की वजह से, इसके पेंडुलम नेचर की वजह से, या फिर इसके अपने पर्टिकुलर पेंडुलम की नेचर की वजह से इस पर जो लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो होगा F इज इक्वल टू mg x अपॉन L। F इज इक्वल टू -mg x अपॉन L। फिर नेक्स्ट हो जाएगा फोर्स ड्यू टू अटैच्ड स्प्रिंग। जब हमने अभी तक इसको कपल नहीं किया है, यानी ये वाली सिचुएशन, हमने दोनों पार्टिकल्स को सिर्फ क्या किया है, स्प्रिंग से कनेक्ट किया है। पहला केस था हमने पार्टिकल को सिर्फ एक पेंडुलम की तरह रस्सी से और इस रिजिड सरफेस से कनेक्ट किया है, और दूसरा केस है हमने सिर्फ दो मासेस को क्या किया है, स्प्रिंग से अटैच किया है। तो स्प्रिंग की कंडीशन में जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो क्या होता है, इस फोर्स को हम क्या लिख लेते हैं, F1 लिख लेते हैं, इस फोर्स को हम लिख लेते हैं F2। तो स्प्रिंग की वजह से जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो होता है माइनस का K इंटू डिस्प्लेसमेंट या फिर KX। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट को अगर x मान ले तो F2 इज इक्वल टू -KX। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट विल बी टोटल नेट फोर्स। नेट फोर्स व्हेन बोथ द पार्टिकल्स आर कपल्ड। अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों पार्टिकल्स को कपल्ड कर लेते हैं, यानी दिस सिचुएशन, इन दोनों पेंडुलम को हमने क्या कर लिया, स्प्रिंग से भी जोड़ लिया और इनको हमने कपल्ड कर लिया। वी मीन बाय दिस कंडीशन, दिस कंडीशन। अब इसमें हम फॉर पार्टिकल P1 पार्टिकल की बात करते हैं। फॉर पार्टिकल P1 फोर्स इज इक्वल टू दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा, पेंडुलम की वजह से क्या फोर्स लगेगा, -mg x अपॉन L। लेकिन P1 पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ है, जो पेंडुलम है हमारा P1 पार्टिकल वाला, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, x1। सो इट विल बी -mg x1 अपॉन L। अब इस स्प्रिंग की वजह से क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, -k इंटू रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये देख सकते हैं कि जब हमने इसको स्प्रिंग से कनेक्ट किया था तो P1 ने x1 डिस्प्लेसमेंट किया है और P2 ने x2 डिस्प्लेसमेंट किया है। तो हमारा जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फॉर पार्टिकल P1 होगा वो हो जाएगा x1 माइनस x2। इसी तरह से इफ़ वी टॉक अबाउट पार्टिकल P2, सो द इक्वेशन विल बिकम F इज इक्वल टू
माइनस mg, पार्टिकल p2 का जो अपना डिस्प्लेसमेंट है एज अ पेंडुलम दैट इज x2, तो x2 अपॉन l एंड माइनस k। अब पार्टिकल p2 के लिए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट x2 है, ये x1 है, सो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी x2 माइनस x1। हमने पेंडुलम इफ़ेक्ट को और स्प्रिंग के इफ़ेक्ट को कंसीडर करके दोनों के लिए पार्टिकल p1 और p2 के लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ से अब हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यूज़ को थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। इसको f डैश और इसे f डबल डैश कंसीडर कर लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो ये हो जाएगा m डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम जी x1 अपॉन l माइनस k x1 माइनस x2। वी विल डिवाइड m in both the sides of the equation, then it will become d square x1 upon dt square माइनस जी x1 अपॉन l माइनस k अपॉन m x1 माइनस x2। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा m डी स्क्वायर x2 अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम जी x2 अपॉन l माइनस k x2 माइनस x1। डिवाइड m in the both sides। If we consider g अपॉन l as ओमेगा नॉट स्क्वायर, हम दोनों ही इक्वेशन में g बाय l को क्या मान लेते हैं, ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो इक्वेशन दिस विल बिकम डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर g अपॉन l ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर, और यहाँ पर हमें मिलेगा x1 माइनस k अपॉन m x1 माइनस x2। और जो सेकंड इक्वेशन है उससे हमें मिलेगा डी स्क्वायर x2 अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर x2 g बाय l इज ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस k बाय m x2 माइनस x1। अगर हम इक्वेशंस को थोड़ा सा और सॉल्व करें देन वी विल गेट डी स्क्वायर x1 अपॉन डी टी स्क्वायर, ये माइनस में है यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर x1 इज इक्वल टू माइनस k बाय m x1 माइनस x2। Similarly, this equation will become d square x2 upon dt square plus omega naught square x2 is equal to minus k by m x2 minus x1. This is equation number 2. Now, if we compare both the equations by the standard equation of SHM की हम standard equation से क्या कर ले, इसको compare कर ले, तो हमें क्या पता चलेगा, SHM की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है दैट इज़ डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 0। ये हम पहले के वीडियोस में बहुत बार देख चुके हैं। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को इससे कंपेयर करूं तो डी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट प्लस डी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल टू क्या होना चाहिए था, 0। दिस इज़ द एक्स्ट्रा टर्म, ओके। इसी तरह से अगर मैं इक्वेशन 2 को भी कंपेयर करूँ देन वी गेट दिस इज़ एज आर एक्स्ट्रा टर्म, ठीक है। तो ये जो पूरी LHS वाली टर्म्स है, दीज टर्म्स डिस्क्राइब्स द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ बोथ द पार्टिकल्स। दोनों ही पार्टिकल्स के सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्क्राइब करती है। और ये जो एक्स्ट्रा टर्म आती है इन्हें हम कहते हैं कपलिंग टर्म। इन्हें क्या कहा जाता है, कपलिंग टर्म या फिर युग्मन पद। हिंदी में इन्हें कहते हैं हम युग्मन पद, इंग्लिश में हम कहते हैं कपलिंग टर्म। ये वाली जो एक्स्ट्रा टर्म है ये इनको कपल्ड हार्मोनिक मोशन को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। ये वाली जो टर्म्स है डिस्क्राइब्स द सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिस्क्राइब्स द सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें भी ये वाली जो टर्म है डिस्क्राइब्स द सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट दीज टू एक्स्ट्रा टर्म्स आर कॉल्ड कपलिंग टर्म और युग्मन पद। ये जो दोनों टर्म्स होती है ये इसके युग्मित दोलक या कपल्ड ऑसिलेशन को डिस्क्राइब करती है। युग्मित दोलन और कपल्ड ऑसिलेशन को क्या करती हैं, डिस्क्राइब करती है।
सो दिस इज़ आर इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। दोनों पार्टिकल्स के लिए अलग अलग हमने क्या निकाल दी, इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल ली कपल्ड ऑसिलेटर के लिए। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व बोथ द इक्वेशंस, हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एंड वी विल फाइंड आउट द मोड्स, ठीक है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके हम क्या निकालेंगे, मोड्स को कैलकुलेट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड द इक्वेशंस for the two particles in a coupled oscillator.